You're a superhero. Hello and once again welcome back to DM But English Medium Group Tuition and last टाइम के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक कौन सा लिया था? द सेल वॉल। ओके, प्लांट सेल में सेल्यूलोज से बना हुआ सेल वॉल। तो आज के ये लेक्चर में हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस, द मेन पोर्शन। समझ लो, सेल का जो दिमाग होता है, सेल का जो मैनेजमेंट हेड होता है, वो होता है न्यूक्लियस। सेल का जो सेंटर, उसको बोलेगा हम न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के बारे में हम ये वीडियो में बात करने वाले। तो रेडी हो जाओ, पेन और पेपर लेके न्यूक्लियस के बारे में करते हैं हम स्टार्ट। लेट्स गो। तो यहाँ पे देख लो, हमने सबसे पहले कुछ इस तरह से बात की, जो भी प्लांट सेल है हमारा, या तो एनिमल सेल है, या तो हमारे चिक्के सेल है, या तो ऑनियन सेल है। तो किसी भी तरह के सेल्स के बारे में बात करते हैं, उसमें सेल में जो साइटोप्लाज्म रहता है, वो साइटोप्लाज्म होता है कलरलेस। उसकी वजह से क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंसी हमें दिखती नहीं है। तो वो प्रॉपर्ली हम सेल को स्टडी कर सके, इसके लिए हम लोग अंदर डालते हैं स्टेन को। स्टेन, और जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं कलर। वो स्टेन कौन कौन से? आयोडीन, मिथाइल ब्लू एंड सैफरनिन। उसमें से किसी भी तरह के स्टेन को हम यूज करते हैं जिसमें ये पूरा कलर बैठ जाता है, जिससे हम प्रॉपर्ली उसको स्टडी कर पाते हैं। देख लो, वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द ऑनियन पील, और उसमें क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल गेट कलर डिफरेंटली। तो उसमें क्या होता है, हर एक रीजन का अलग अलग कलर बन रहा है। जैसे कि ये हमारा सेल वॉल है, तो वो थोड़ा सा डार्कर कलर का है, देख रहे हो, पर्पल कलर का है। ये जो होता है सेल न्यूक्लियस, वो थोड़ा सा ब्लूइश ब्राउन है, और ये जो साइटोप्लाज्म है थोड़ा व्हाइटिश ब्राउन है। देखो, हमने सिर्फ आयोडीन का एक ड्रॉप रखा था, वो ड्रॉप ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से पैटर्न बना रहा है। ओके, यहां पे देख लो। सो अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन, हाँ ये पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन we could also use saffronin and methylene blue solution। कौन कौन सा बेटा? saffronin, methylene blue और आयोडीन। तीन तरह से हमारे पास क्या है? स्टेन है। तीन तरह से हमारे पास क्या है? स्टेन है। सो अपार्ट फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन वी कुड आल्सो यूज saffronin solution, methylene blue for staining the cells। तो बात करेंगे हम न्यूक्लियस की। तो एक्चुअली न्यूक्लियस हैज ए डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ लेना इस चीज को। न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियर इस तरह से एक सेंटर होता है, यहाँ पे देख सकते हो। ये जो पर्पल कलर का है वो न्यूक्लियर है, उसके ऊपर ये जो है उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो मैं समझाऊंगा। पर उसके ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो पिंक पोर्शन है ना, वो न्यूक्लियस है, पर उसके ऊपर ये जो पर्पल कलर का कुछ दिख रहा है डबल लेयर में, ठीक है, जिसके ऊपर थोड़े से पोर्स भी है, इस तरह से हॉल्स है, हॉल। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि हमको बड़ा पाव खाना है, तो बड़ा पाव का जो बीच में हम बड़ा रखते हैं, बटा का बड़ा, तो उसमें क्या होता है, बटाका का जो भी स्टफिंग रहता है, वो स्टफिंग को हम क्या करते हैं, जो भी चना का लोटा होता है उसमें डिप करते हैं, ठीक है, और डिप करने के बाद उसको तलते हैं। तो उसको जब हमने फ्राई किया है, वो फ्राई करने के बाद वो जो बटाटा का स्टफ होता है, आलू का जो स्टफ होता है, वो स्टफिंग के ऊपर एक तरह से वो एक लेयर बन जाता है। हाँ, तो सेम चीज होती है। ये जो हमारा बटाका बड़ा है, ये पिंक कलर का है, और उसके ऊपर का जो भी कवरिंग है वो हमारा हो गया। समझ रहे हो? हाँ, तो इस तरह से न्यूक्लियर के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो डबल लेयर कवरिंग होता है। उसके ऊपर क्या होता है? डबल लेयर कवरिंग होता है। और न्यूक्लियर के ऊपर जो डबल लेयर कवरिंग होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। वो डबल लेयर कवरिंग के ऊपर होते हैं छोटे छोटे हॉल, छोटे छोटे पोर्स। वो क्या करते हैं? बेसिकली वो करते हैं मटेरियल को ट्रांसफर। कहां से कहां तक? इनसाइड से आउटसाइड। इनसाइड से आउटसाइड कहां पे? साइटोप्लाज्म में। कहां पे? साइटोप्लाज्म में। समझ लो कि इस तरह से सेल है। ओके, और ये बन गया मेरा न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस बना है, न्यूक्लियस के ऊपर हमें पता है कि डबल लेयर कवरिंग है,
जिसके अंदर छोटे छोटे हॉल्स है, जिसके अंदर छोटे छोटे क्या है, हॉल्स है इस तरह से। और वो हॉल की वजह से क्या होता है, जो भी मटेरियल को उसको न्यूक्लियस से बाहर भेजना है, अंदर लाना है, तो वो हॉल्स के थ्रू जा सकता है। सो बेसिकली इतनी बात पहले समझ में आई कि न्यूक्लियर क्या होता है। तो अब न्यूक्लियर का हमें स्ट्रक्चर समझना है। न्यूक्लियर का क्या समझना है, स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर में सबसे पहला चीज डबल लेयर्ड कवरिंग। क्या है, डबल लेयर्ड कवरिंग। और वो डबल लेयर्ड कवरिंग में हमारे पास क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ओके, तो देखो अब यहां पे हो रहा है, तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स which are visible as rod shaped structure only when the cell is about to divide। ये चीज हमें समझनी है। देखो एक चीज को काफी ध्यान से समझ लो। सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से रोड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। न्यूक्लियर कंटेन्स क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स क्या होता है सर, क्रोमोसोम समझा ना। तो बेसिकली क्रोमोसोम्स होता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, जिसके पास हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है सर, वो समझाओ ना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मींस हमारे अपने मम्मी और पापा के लुक अलाइक करना, हमारे अपनी मम्मी और पापा की तरह दिखना, दैट इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जैसे कि अब देख लो कि मैं एग्जांपल दूंगा, किसी के मम्मी और पापा दोनों में से किसी एक का कलर या दोनों का कलर, आई के कलर ब्लू है, तो उसके बच्चे का आई का कलर भी ब्लू हो सकता है। दैट इज द जेनेटिक डेटा ट्रांसफर, कि अपने अपनी मम्मी और पापा की तरह दिखना, मम्मी और पापा की तरह दिखना, दैट इज द जेनेटिक डेटा। और वो जेनेटिक डेटा कौन रखता है, क्रोमोसोम्स के अंदर रखा हुआ डीएनए। समझ रहे हो। तो वो डीएनए, वो क्रोमोसोम्स, वो जेनेटिक डेटा कहां पे स्टोर होता है, मेन हार्ड डिस्क में। मेन हार्ड डिस्क कौन है, न्यूक्लियस, 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 न्यूक्लियस। तो देख लो, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स व्हिच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। यहां पे आप देख सकते हो, ये रहा रोड शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये रहा, देखो इस तरह से रोड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे हम बेटा, क्रोमोसोम्स। ओके, और वो रोड शेप स्ट्रक्चर कब बनता है, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड। हाँ, सेल इज अबाउट टू डिवाइड का मतलब क्या होता है, जब सेल डिवाइड होता है। जैसे कि मैंने बोला, हमारी बॉडी जो भी होती है, हमारी बॉडी के ऊपर नंबर्स ऑफ सेल, बिलियंस ट्रिलियंस टाइप्स ऑफ सेल है। अब जो ये बिलियन और ट्रिलियन नंबर के सेल्स है, उसमें से कई सेल होते हैं जो रोज मर जाते हैं, खलास हो जाते हैं, डेड सेल्स बोलते हैं जिसको, और कई सेल्स ऐसे हैं जो रोज डेवलप्ड होते हैं। हाँ है ना। तो ये जो डेड सेल्स है, डेड सेल्स को हटा के नए सेल्स आते कहां से, अंदर कोई सेल की फैक्ट्री तो नहीं है ना कि सेल बनते रहेगा बनते रहेगा बनते रहेगा, नहीं। तो वहां पे क्या होता है, एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनता है, दो सेल डिवाइड होकर चार सेल बनता है। वो चार में से दो मर गए, दो बच गए, तो फिर से दो सेल हो गए। समझ रहे हो। तो इसी वजह से क्या होता है, जितने सेल डिवाइड हो गए उतने नए सेल बनेंगे। तो जब सेल डिवाइड हो गए, तो उसको कैसे पता चला कि उसको डिवाइड होके इस तरह से शेप बनाना है, तो वो डेटा होता है क्रोमोसोम्स के पास। तो फिर से वही सेंटेंस फिर से पढ़ना बेटा, मैंने पहले ही बोला है, न्यूक्लियस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने के लिए भी काफी काम का टॉपिक है, इसलिए ध्यान से हर एक सेंटेंस को समझना है। ठीक है। अब देखो, तो न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स व्हिच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियस के मेन सेंटर में कौन होता है, क्रोमोसोम। रोड शेप स्ट्रक्चर है जब सेल डिवाइड होता है तब। अब देख लो, क्रोमोसोम कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स। वो मैंने अभी भी बोला आपको, इनहेरिटेंस डेटा होता है। इनहेरिटेंस डेटा मींस हेरिडिटी जो हम में आती है, दैट इज द इनहेरिटेंस। जैसा कि मम्मी और पापा दोनों की हाइट कम है, तो बच्चे की हाइट थोड़ी सी कम ही रहती है। मम्मी और पापा दोनों की हाइट ज्यादा होती है, तो बच्चे की हाइट थोड़ी ज्यादा ही रहती है। सो दैट इज द इनहेरिटेंस डेटा। समझ रहे हो, अपने अपने पापा की तरह बोलना, मम्मी की तरह सोचना, दैट इज द इनहेरिटेंस डेटा जो हमारे पापा और मम्मी के बीच, मम्मी के थ्रू हमारे यहाँ आए हैं। समझ रहे हो। हाँ, समझ रहे हो। So basically chromosomes information contain करता है कौन सी, inheritance features from parents to the next generation in the form of DNA। और हाँ, DNA का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। What is the full form of DNA? The full form of DNA is deoxyribonucleic acid। What? Deoxyribonucleic acid।
डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, 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 डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखना है डीएनए कुछ इस तरह से होता है, डीएनए कुछ इस तरह से होता है। बेसिकली डीएनए क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स बने ना, ये क्रोमोसोम्स का एक छोटा सा पार्ट जिसको बोलते हैं हम डीएनए। ये क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है, डीएनए। क्या कंटेन करना है, डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या होता है, डेटा। जैसे हमारी पेन ड्राइव होती थी, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती थी जिसमें हम डेटा स्टोर करते थे, हाँ, तो सेम चीज डीएनए डेटा स्टोर करता है। किसका, इनहेरिटेंस का, हेरिडिटी का। ओके, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये भी चीज आपको याद रखनी है। क्रोमोसोम्स किस चीज का बना हुआ होता है, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। वो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ था। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। हाँ, डीएनए के पास दूसरी एक डेटा होता है जो कंस्ट्रक्ट करता है सेल को। सेल को नहीं पता होता है कि वो सेल किस तरह से, वो आरबीसी है, वो डब्ल्यूबीसी है, वो बॉन्ड सेल है, वो स्पर्म सेल है, उसको नहीं पता होता है। तो सेल को कैसे, सेल को कौन डेटा देता है कि उसको किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, कि न्यूरॉन बनाना है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई उसके ऊपर डेंड्रिल्स बनाना है, एक्सॉन बनाना है, इस तरह से एंड बनाना है, नहीं। तो वो जो डेटा है कि सेल को किस तरह से अपना बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है, सेल को किस तरह से डेवलप होना है, वो होता है डीएनए के पास। और डीएनए किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास। यहां पे देख सकते हो ये जो डीएनए है, ये डीएनए के ऊपर आपको पोर्स काफी क्लियर दिख रहा है, डबल लेयर कवरिंग दिख रहा है, हाँ, और उसके बीच यहां पे देखो हमने जोड़ा हुआ है डीएनए को। समझ में आ गई ये चीज? ओके, सो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। हाँ, उसके जो भी फंक्शनल सेगमेंट्स रहते हैं, जो काम की चीज रहती है, उसको हम बोलते हैं जीन्स, जेनेटिक मटेरियल, जीन्स। ओके, जीन्स वाला पहनने वाला जीन्स नहीं है, इट्स अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक डेटा। ओके, समझ रहे हो ना? In a cell which is not dividing, this DNA is present as a part of chromatin material. हाँ, जिसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में रहता है, और जिसमें सेल डिवाइड हो रहा है वो डीएनए इनहेरिटेंस डेटा डिवाइड कर देता है। चलो, क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैंने पहले ही बोला था कि ये जो होता है, यहां पे देख रहे हो आप लोग कि एक टेंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ लो फिर से, ये हो रहा है मेरा न्यूक्लियस। डिवीजन के पहले की बात है, वहां पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था हमारा क्रोमेटिन। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या था, क्रोमेटिन। ये सेल जब डिवाइड होने पे है, तब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो बन जाता है क्रोमोसोम। वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स। और वो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या स्टोर करता है, इनहेरिटेंस डेटा। क्लियर, इजी? Okay, so the nucleus plays a central role in the cellular reproduction. Cellular reproduction. What is reproduction? So reproduction is basically the process by which we are reproducing. हम फिर से प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी ऑफस्प्रिंग को। जैसे कि इंसेक्ट का बच्चा इंसान ही होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, ओके, गाय का बच्चा गाय ही होगा। तो सेम सिचुएशन, तो वो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन है। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन यानी ये एक सेल, दो सेल बन गए, तो सेल डिवाइड होके दो सेल बने, यानी सेल ने रिप्रोड्यूस हुआ, सेल रिप्रोड्यूस हुआ, दैट इज सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस बाय व्हिच अ सिंगल सेल डिवाइड होता है एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स। और जैसे ही ये डिवाइड हो गया, इसने दो न्यू सेल बना दिए। इज इट ओके? समझ में आ रही है? न्यूक्लियस का सबसे पहली बात, न्यूक्लियस हैज डबल लेयर्ड आउटर कवरिंग which has pores in it, which allows the data or allows the material to transfer from inside to outside cytoplasm. Clear? Second thing, nucleus is containing chromosomes, which is look like rod-shaped structure. Rod-shaped structure when cell is about to divide. और वो रोड सेल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम्स का मेन पार्ट कौन होता है, डी एंड ए।
डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा पार्ट कौन होता है? प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं? डीएनए प्रोटीन। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या था? डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या करता है? इनहेरिटेंस का डेटा स्टोर करता है। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो वो बोलता है, सेल का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है तब वो बोलता है। इतने बात समझ में आ गई। सो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस के बारे में कुछ कभी भी बाकी है। और हाँ, ये शॉर्ट नोट 4 मार्क में पूछते ही है। देख लो, जब हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, स्कूल तो हमारे सीबीएसई, एनसीईआरटी और गुजरात बोर्ड के सिलेबस में ये जो न्यूक्लियस है वो 4 मार्क में पूछते ही है। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आपको ये चीज आपको होमवर्क में 3 बार करनी है। हाँ, सब थियरी आपने 2 बार की है, न्यूक्लियस आप 3 बार देखोगे और किसी को पूछना भी नहीं है तो सर होमवर्क कितनी बार करना है? न्यूक्लियस की टॉपिक है, होमवर्क 3 बार करना है। ओके, तो देख लो हमारा डीएनए कैसे होता है, पता चल गया ना। सो अब देखो यहाँ पे हुआ कुछ इस तरह से। तो न्यूक्लियस आल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलोंग विद द एनवायरनमेंट in it determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. समझ लो। So it also plays a crucial part along with the environment. कौन? membrane, nuclear, sorry, nuclear crucial form करता है, crucial part रोल करता है। क्यों? Because it determines the way the cell will develop. cell किस तरह से डेवलप होगा। मैंने अभी बोला है कि देखो, जब भी स्पर्म और एम्ब्रियो, स्पर्म और ओवम जब मैच होते हैं, समझ लेना, जब भी स्पर्म और ओवम मैच होते हैं तो वो ओवम और स्पर्म कंबाइन होके रिप्रोडक्शन होके बनता है ओवा। ओवा कंबाइन, ओवा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और वो बनता है जाइगोट। जाइगोट फिर से डिवाइड होके बन रहा है एम्ब्रियो। क्या बन रहा है? एम्ब्रियो। और वो एम्ब्रियो डेवलप होते 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 चाइल्ड फॉर्म करता है। अब देखो, बच्चा जब छोटा है, बच्चा जब बॉर्न करता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा है, उसके सेल अभी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए हैं। हाँ, उसके हाथ, उसके पांव, उसका सर वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते, उसके अंदर और नए सेल्स बन रहे हैं और सेल्स के पास दिमाग नहीं होता है। तो सेल्स को पता कैसे चलेगा कि उसको किस तरह से शेप लेना है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसको किस तरह से लेंथ देनी है, उसको किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है, वो पता नहीं चलेगा। तो वो सब मैनेज कौन करता है? सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए डेटा कहां से लाता है? मम्मी और पापा से। और मम्मी और पापा से वो डेटा देता है बच्चे को, और बच्चे का सेल इस तरह से डेवलप हो रहा है। समझ रहे हो? सो न्यूक्लियस इज अ क्रूशियल पार्ट। न्यूक्लियस इज अ क्रूशियल पार्ट फॉर व्हाट? फॉर सेल। ओके, सो मैच्योरिटी में वो सेल किस तरह से बनना चाहिए, किस तरह से बॉडी शेप लेना चाहिए, उसको लंबा रहना है या छोटा रहना है, वो सब चीज डिसाइड करेगा कौन? न्यूक्लियस। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, तो वो सेल की केमिकल एक्टिविटी को इस तरह से बढ़ाता है या कम करता है। जैसे कि मैंने बोला, मम्मी और पापा दोनों की हाइट कम है तो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस क्या करेगा? डीएनए के डेटा के हिसाब से केमिकल एक्टिविटी को धीरे धीरे करेगा जिससे हाइट प्रॉपर्ली डेवलप ना हो। और मम्मी और पापा की हाइट अगर एकदम ज्यादा है तो न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए, वो डीएनए के पास डेटा होता है कि भाई हाइट ज्यादा है, तो वो अपने हिसाब से इस तरह से हाइट की केमिकल एक्टिविटी बढ़ा देता है। समझ में आ गई इतनी चीज? ओके, सो in some organisms like bacteria, nuclear region of the cell may be poorly defined due to absence of nuclear membrane. हाँ, nuclear membrane जो होता है वो properly developed सेल में होता है। कई सेल ऐसे होते हैं कि वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते। इस हिसाब से हम सेल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। पर अभी समझ लो कि बैक्टीरिया जैसे सेल होते हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। बैक्टीरिया के जैसा सेल कि जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। ओके, such undefined nuclear region containing only nucleic acids called nucleoid। समझ लो, जैसे कि बैक्टीरिया कुछ इस तरह से है, देख लेना, ठीक है? ये बैक्टीरिया है। ओके, अभी देखो, जो प्रॉपर्ली डेवलप सेल है उसके पास प्रॉपर्ली डेवलप न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स होता है, हाँ या ना? पर जो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। हाँ, जिसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है उस तरह के सेल, उसके पास होता क्या है? बैक्टीरिया जैसे प्रॉपर्ली डेवलप सेल नहीं है तो उसके पास होता है organisms with the cell having nuclear membrane are called eukaryotic।
समझ में आ गई है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो भी होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव होते हैं, वो डेवलप नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल हमारे पास प्रॉपर्ली डेवलप्ड होते हैं। ओके, so prokaryotic cells also like the most of the cytoplasmic organelles. What is cytoplasmic organelles वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, पर इतनी बात समझ लो, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं, और वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते which means उसके पास ना तो न्यूक्लियस है ना तो अदर टाइप के ऑर्गेनल्स है। जब यूकैरियोटिक की बात करते हैं, यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस भी है, इसके पास न्यूक्लियोइड होता है। प्रोकैरियोटिक का क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। यूकैरियोटिक के पास सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, और उसके बाद बाकी के ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसके पास कोई ऑर्गेनल होता नहीं है। Many of the functions such organelles are performed by poorly organized part of the cytoplasm. तो उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म बाकी के काम करता है पर वो poorly organized होते हैं। So basically समझ लो कि न्यूक्लियस, पहले तो न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, और ये जो मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं पोर्स। पोर्स क्या करता है, मटेरियल को इन से आउट टू द साइटोप्लाज्म ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, उसके अंदर रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए के जो वर्किंग फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे हम, जीन्स। डीएनए के फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं जीन्स, और ये जो डीएनए है उसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या करता है, इनहेरिटेंस का डेटा कनेक्ट करता है। इनहेरिटेंस का डेटा होता है, मींस वो इनहेरिटेंस के डेटा को ट्रांसफर करता है। प्लस मेन चीज है, डीएनए क्या करता है, सेल को किस तरह से डेवलप होना है, सेल का डेवलपमेंट, सेल का स्ट्रक्चर, वो सब डिसाइड कौन करता है, डीएनए। बेसिकली न्यूक्लियस मेन पार्ट है, न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस जिस ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस होते हैं उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोट्स। ओके, और जिस ऑर्गेनिजम्स के पास ये जो नहीं होता उसको बोलते हैं हम प्रोकैरियोट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना बोलो? ठीक है, तो इतनी बात समझ लो, न्यूक्लियस ये होता है, न्यूक्लियस इज द मेन। 4 मार्कर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टनट है, और आपको ये इंपोर्टेंट शॉर्टनट तो एक बार प्रॉपर्ली प्रिपेयर तो करना ही है। ठीक है, 3 बार लिखना है, आएगा इतना। ओके, कंफर्म, पक्का ना? तो लिख दो 3 बार। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।